मैं औरंगाबाद न्यूज़ नेटवर्क से मोहम्मद फ़हीम। आज हमारे साथ मौजूद है जो मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, मोहम्मद हारून अंसारी साहब। जो नौखंडा पैलेस में आज से कुछ 8-10 महीने पहले जो प्रकरण हुआ था, कहीं ना कहीं उनका भी नाम उस एफआईआर में आया था। उस ताल्लुक़ से नौखंडा पैलेस पे एक नया मोड़ आया, तो उनसे हम बात करते हैं इसके अंदर क्या तब्दीली आई। साहब, आपका पूरा नाम बोलिए। जी, मेरा पूरा नाम जो है तो मोहम्मद हारून मोहम्मद यूसुफ अंसारी है और मैं द मास मीडिया डिजिटल चैनल का जो है तो चीफ एडिटर हूँ। सर, ये नौखंडा पैलेस में जो बहुत वहाँ पर एक झगड़ा हुआ था उस रात को, कुछ करीब 2 अप्रैल की बात होंगी शायद, 2021 को। अभी 2022 चल रहा है सर। तो अभी उसके अंदर ये देखा हमने कि दिलशाद जहाँ पे कुछ 3 कलमे हुई है, कुछ एफआईआर हुआ है। तो साहब, आपको इसका कितना इल्म है सर? जहाँ तक इल्म की बात है तो वो कोर्ट से ऑर्डर जो है तो 156(3) के तहत मैंने ही लिया है। वो 2 अप्रैल को वहाँ पर जो मारहानि का जो केस हुआ था, वो एक प्री प्लानिंग थी, एक पहले से जो है तो तयशुदा प्लान था। वो बाकायदा वहाँ के रहने वाले गरीबों को उकसाया गया, उन्हें वर गलाया गया और वहाँ पर एक जो है तो प्री प्लानिंग के तहत एक झगड़े की शक्ल दी गई और औरतों को आगे करके जो है तो 9 लोगों के ऊपर एफआईआर कराया गया। और वो 9 लोगों में से कुछ लोग ऐसे थे जिसमें मैं खुद हूँ कि मैं वहाँ पर उस दिन अवेलेबल नहीं था। हमारे एक साथी हैं खालिद सिद्दीकी साहब, पूरा मीडिया जानता है, मीडिया वालों ने कई बार उनकी बाइट ली कि वो इस वक्त जो है तो एमजीएम हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे। उसके बाद भी उनका नाम वहाँ पर डाला गया। तो ये इस बात का सबूत है कि लोगों को वर गलाया गया, उकसाया गया और बेगुनाह लोगों का जो उसमें इन्वॉल्व नहीं थे उनके ऊपर भी एफआईआर रजिस्टर्ड कराया गया। तो सर, अभी देखा मैं कि 2-3 दिन पहले एक एफआईआर हुई दिलशाद जहाँ पर। आपके ऊपर जो भी एफआईआर हुई उसके अगेंस्ट में आपने जो कार्रवाई की कोर्ट से जाके कोर्ट, बराबर। तो अभी आपका अगला स्टैंड क्या रहेगा सर? वो एफआईआर बोलो तो अभी जस्ट अभी का नहीं है। जो 3 तारीख को दिलशाद जहां ने जो है तो नौखंडा कॉलेज के अंदर घुस के पूरे मीडिया के सामने जो है तो नौखंडा कॉलेज का ताला तोड़ा, वहां का डीवीआर और वहां की जो भी ज़रूरी जो चीज़ें उसको लगी, जो सबूत के तौर पर उसके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती थी, ऐसी चीज़ों को जो है तो उसने वहाँ से हटा दिया। और वो एविडेंस उसके फ़ौरन बाद से ही मैंने अपना स्ट्रगल चालू कर दिया था, शुरू कर दिया था। मैंने बेगमपुरा पुलिस स्टेशन में, सिटी चौक स्टेशन में एसीपी साहब के पास या डीसीपी को, सीपी साहब को, यहाँ तक के होम मिनिस्टर को भी उसकी कंप्लेंट की। लेकिन उसके ऊपर जो लीगल एक्शन लेना चाहिए था वो पुलिस डिपार्टमेंट ने नहीं लिया, जिसके बिना पर मुझे है तो कोर्ट का रुख लेना पड़ा। मैं कोर्ट गया, मैंने वहाँ पे सारे एविडेंस दिए और काफ़ी लंबे अरसे के बाद जो है तो उसके ऊपर जो है तो जज ने ऑर्डर दिया कि 156(3) के तहत 395 का जो ऑफेंस है, जो कि एक डकैती ऑफेंस माना जाता है, वो दिलशाद जहाँ और उनके साथियों के ऊपर जो है तो रजिस्टर्ड किया जाए। अब उस टाइम पे मैंने खुद भी कवर किया था, जो लॉक की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने लॉक तोड़ा है, डकैती का जो आज मामला दर्ज हुआ है उनके ऊपर। लेकिन वो टाइम पे मैंने देखा है सर, मैं मतलब उनका पथ नहीं ले रहा हूँ, जो मैंने खुद कैप्चर किया वो बता रहा हूँ। वहाँ पर उन्होंने वो लॉक तोड़ने के बाद में जिसकी पोजीशन में जो लॉक की चाबी जिस किसी के पास थी, वो लॉक तोड़ के उन्होंने एक नया वहाँ पे लॉक लगाया था सर। मतलब उसको तोड़ के डायरेक्टली ओपन नहीं छोड़ दिया था, मैंने खुद भी उसको कैप्चर किया था सर। तो उस ताल्लुक से आप क्या बोलेंगे? आपकी देखिए, अगर आप जैसा बोल रहे हैं कि आप वहाँ पर मौजूद थे, ठीक है, वहाँ पर चश्मदीद गवाह मैं भी था, मैं भी वहाँ पर मौजूद था। अब अगर आप वहाँ मौजूद थे तो फिर मेरे सवाल का आप जवाब दीजिए कि वो जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे वो कहाँ गए, उसका डीवीआर कहाँ गया, अंदर की जो हमने स्टोर रूम बना के रखा हुआ था उसमें जो ज़रूरी और कीमती चीज़ें थी, जो ऐतिहासिक चीज़ें वहाँ के बक्से में रखी हुई थी, वो कहाँ गई, कहाँ गई वो? ज़रूरी नहीं, कोई भी इंसान इतना बेवकूफ़ नहीं हो सकता कि मीडिया वालों की मौजूदगी में कुछ हो सकता है आपके जाने के बाद उसने ये किया हो। ताला तोड़ते हुए पूरे मीडिया ने देखा है, बाकायदा उसने वीडियो ये वायरल किया है। तो एक ऐतिहासिक चीज़ जो कि निज़ाम औकाफ की प्राइवेट प्रॉपर्टी है और प्लस जो है तो औकाफ की प्रॉपर्टी है और प्लस वो भारतीय पुरातत्व विभाग का भी एक पार्ट है, आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट का भी एक पार्ट है, गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग है। तो वहाँ पर आप घुस के, जबकि कोरोना का वक्त चल रहा है, उस वक्त 40 से 50 लोगों को जमा करके एक तमाशा खड़ा करना और सरेआम मीडिया के सामने लॉक तोड़ना, क्या ये क्राइम है या नहीं है? सर, मेरा एक सवाल ये था, दिलशाद जहाँ जो है वो अपने आप को प्रिंस बताते हैं, वो है या नहीं है, ये सारी कोर्ट उसका डिसीजन लेंगे सर। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने ये भी सुना हो कि हारून अंसारी उनके साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट थे ये प्रकरण होने से पहले।
तो वाकई में था ऐसा? हाँ ऐसा था बोलो तो ये था कि दिलशाद जा साहब से जो है तो मेरी 3 से 4 मरतबा मुलाकात भी हुई, जब वो यहाँ पर हड़को कॉर्नर में यश होटल के बाजू में उन्होंने एक फ्लैट किराए से लिया हुआ था। तो उस वक्त भी मेरी 2-3 जो है तो उनसे मुलाकातें हुई और बड़ी खुशगवार मुलाकातें हुई। बीच में फिर उन्होंने मेरे ताल्लुक से जहन में क्या बिठाया, क्या किसने वर्क गिलाया, आई डोंट नो, मुझे उसका पता नहीं। लेकिन मैंने जो ये कार्रवाई की है ये संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में रहते हुए की है। जब जज ने 1 साल का वक्त लिया है ये पूरे केस को समझने के लिए, ऑर्डर देने के लिए, तो जज ने भी जो कुछ एविडेंस देखे होंगे, कुछ बातों को समझा होगा। जज है, कोर्ट है, वो कोई मजाक नहीं है। उसने बिला वजह तो ऑर्डर नहीं दे दिया, उसमें कुछ ना कुछ उनका एविडेंस नज़र आएंगे कि ये जो है तो ऑफेंस जो है तो 390 का बैठता है। मेरा एक सवाल ये था, उनसे आपकी जब भी 2-4 वक्त मुलाकात हुई बता रहे आप, तो पहली मुलाकात आपको करवाया कौन और किस सिलसिले से आप उनसे मिले थे? देखिए मैं जो है तो एक लीगल अपॉइंटेड पर्सन रहा निज़ाम की तरफ से, और जो मुकर्रम जो को जहाँ को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते थे ज़मीर पटेल, ये एक अलग मुद्दा है, वो लीगल थे या इलीगल थे आई डोंट नो, मुझे उसका पता नहीं। लेकिन उनके अंडरटेकिंग इस शहर की तकरीबन एक नौजवानों की बहुत बड़ी टीम जो है तो अंडरटेकिंग काम करती थी, और बाकायदा जो है तो हमें अपॉइंटमेंट लेटर इशू किया गया। उसी सिलसिले में जब ज़मीर पटेल का और दिलशाद जहाँ का जो है तो बहुत ज़्यादा यानी कहेंगे कि अपोजिशन वाला मामला था, एक दूसरे पे तंज करना या एक दूसरे पे कीचड़ उछालना, ये रोज़ का एक शेवा बन गया था। फिर कुछ लोगों ने उनको मिल मिला के जो है तो कि भाई आप एक ही ट्रैक पे काम कर रहे हैं, आप दोनों निज़ाम प्रॉपर्टी के लिए काम कर रहे हैं, तो आप मिल जाए। तो जिस तरह से मैं ज़मीर पटेल के ग्रुप में था, तो मानने के बाद ज़मीर पटेल के साथ जो है तो मेरी उनसे 2 से 3 मरतबा मुलाकात हुई। पर्सनली जो है तो मैं उनसे एक ही मरतबा मिला हूँ, और बाकी मेरी जितनी भी बार उनसे मुलाकात हुई है विथ मी ज़मीर पटेल। सर वो कौन से सिलसिले में उनका जो मतलब एक ही जगह पे जो काम कर रहे हैं निज़ाम प्रॉपर्टी पे, जैसा आपने बताया, कौन सी जगह का जिक्र किया आप? ये आरिफ कॉलोनी का जो पार्ट है, जहाँ पर साल भर पहले आपने देखा होगा कि वो केस जो है तो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था, और कलेक्टर साहब ने और कॉरपोरेशन ने जो है तो आके वहाँ पे अतिक्रमण को हटाए थे। वो तकरीबन 45 से 50 एकड़ का पट्टा था, जिसके ऊपर 4 साल तक जो है तो ज़मीर पटेल का पोजीशन रहा। फिर नौखंडा का जो मैटर हुआ, वो नौखंडा के मैटर के बाद दिलशाद जहाँ ने उसके ऊपर पोजीशन लिया। लेकिन ज़मीर पटेल में और दिलशाद जहाँ में फ़र्क ये था कि ज़मीर पटेल ने वहाँ पर ऐसी कोई एक्टिविटीज़ नहीं करी थी जो कानून के कलम में जो है तो बी कलम लगती है या रेड कलम लगती है। कानूनी तरीके से कोर्ट में जाने के बाद उन्होंने जो है तो इस मामले को रखा, और 4 साल वो वहाँ पर रहे। उसके बाद जब दिलशाद जहाँ वहाँ पर आते हैं तो दिलशाद जहाँ फ़ौरन जो है तो 8-10 बुलडोज़र लगा देते हैं, बिना कॉरपोरेशन की परमिशन लिए हुए वहाँ पे जो है तो टीनों का एक शेड खड़ा कर देते हैं, जो कॉरपोरेशन की नज़र में इलीगल था, कानून की नज़र में इलीगल था। ठीक है, आप ये दावा कर रहे हैं कि वो प्रॉपर्टी आपकी है, लेकिन प्रॉपर्टी कार्ड के ऊपर आज भी कृषि विद्यापीठ परभनी का नाम आता था। तो मेरा मानना ये है कि आपको कलम की लड़ाई लड़ना था, आपको चैलेंज करना था उनके फेर को, आपको कोर्ट में जाके पहले उनका नाम हटाना था, खुद का नाम लगाना था, जिसको भी आप रिप्रेजेंट कर रहे, उनका नाम लगाने के बाद आप जो है तो वहां पर कोई भी एक्टिविटीज कर सकते थे। दिलशाद जहाँ ने वो नहीं की, जिसका रीजन ये हुआ कि कलेक्टर और कॉरपोरेशन वहां पर इन्वॉल्व हुई, और उस दिन क्या हुआ ये सारी दुनिया को पता है। सर उसमें कृषि विद्यापीठ का जो जिक्र किया आपने, जगह उन्हीं की है कृषि विद्यापीठ, तो ये जगह एक्चुअल है कितनी वहाँ पर? वो जगह कृषि विद्यापीठ की नहीं है साहब, वो जगह निज़ाम की ही है। ब्लू बुक जो प्रॉपर्टी है, जो मर्जिन एग्रीमेंट हुआ, उसमें निज़ाम की प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है तो 3 बताई गई औरंगाबाद में, हिमायत बाग 160 एकड़, अहमदी बाग 94 एकड़, नौखंडा पैलेस कुछ कम 24 एकड़। ये निज़ाम की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, कल भी, आज भी और आने वाले कल भी। मेरा कहना यह है कि गवर्नमेंट को आपके पास वो तरीका होना चाहिए कि आप गवर्नमेंट से ले। आप 70 साल के बाद आ रहे हैं उठ के, तो कोर्ट तो आपसे एविडेंस मांगेगा। आज की गवर्नमेंट जो है तो एविडेंस मांगेगी कि भाई आप निज़ाम से बिलोंग करते हो या नहीं करते हो, और अगर आप लीगली करते हो तो आप प्रेजेंट करो कि हाँ मैं निज़ाम फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो गवर्नमेंट आपको उस ज़मीन पर बर्दाश्त नहीं करेगी, सिंपल। सर उसमें कृषि विद्यापीठ की जगह कितनी है? कृषि विद्यापीठ की देखिए जो टोटल जगह है वहाँ पर मैं समझता हूँ 180 एकड़ से
180 एकड़ जो है कृषि विद्यापीठ के पास जो डॉक्यूमेंट्स है, उनके पास जो एविडेंस है, वो बताते हैं कि 180 एकड़ जो है तो उनकी है, जिसमें से 30 एकड़ उन्होंने वो बता रहे हैं कि 1956 में हमने निज़ाम से परचेस करी, कॉरपोरेशन ने जो परचेस करी थी और दोनों ने एक्सचेंज डीड करी थी। उसके बाद 110 एकड़ वो बताते हैं कि कलेक्टर ने हमको एक्वायर करके दिया हुआ, 140 ये हो गई, और कुछ 38 या 40 एकड़ ज़मीन वो बताते हैं कि हमने सिडको से लीज पे ली है। टोटल हो जाती है 180 एकड़। अब आप हिमायत बाग का दौरा कीजिए, वहाँ का सर्वे कीजिए, हिमायत बाग जो है तो तकरीबन 3 से 350 एकड़ के ऊपर उनकी बाउंड्री है। तो फिर मैं सवाल करता हूँ कि निज़ाम की जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जो गवर्नमेंट बोल रही है हिमायत बाग 160 एकड़ आपका है, वो कहाँ गई? ठीक है, तो सर अभी यहाँ पर कृषि विद्यापीठ को छोड़ के जैसा वहाँ पर जो पोजीशन लिया था दिलशाद जहां ने, ज़मीर पटेल ने, XYZ जिस किसी ने भी वहाँ पोजीशन लिया था, जैसा आपने बताया कि दिलशाद जहां ने लगभग 4 साल वहाँ पर दिलशाद जहां ने नहीं, ज़मीर पटेल ने। ज़मीर पटेल ने 4 साल और इन्होंने डायरेक्टली उसको बुलडोजर डाल के पूरा मतलब शेड मारने का काम कर लिए थे। तो यहाँ पर इन्होंने मतलब ये कौन सी जगह पे इसका डेवलप किए थे सर उन्होंने, मतलब कृषि विद्यापीठ की जगह पे किए थे या निज़ाम प्रॉपर्टी पे किए थे? प्रॉपर्टी वो निज़ाम की थी, लेकिन टाइटल पे कहीं ना कहीं कृषि विद्यापीठ परभनी आ रहा था। तो मैं कहना यही चाहता हूं कि भाई ये इंडिया है, यहाँ एक संविधान है, एक कानून है। ठीक है, मैं बोलता हूं कि आपका घर मेरा है, लेकिन टाइटल के ऊपर आप है, तो मेरे लिए कोर्ट के रास्ते खुले हैं। मुझे जाना है कोर्ट में और ये प्रूफ करना है कि ये जो इनका घर है ये असल में मेरा है, मेरा मालकाना हक, मेरा ऑनरशिप जो है तो मुझको कोर्ट में सिद्ध करना है और कोर्ट से ले लेना है। सर अभी इनका ये प्रॉपर्टी हिमायती बाग पे पोजीशन मारना, वहाँ से कारपोरेशन कलेक्टर के थ्रू में हटाना आके, सारी चीज़ें बिल्कुल अपनी जगह सही है कानूनन, लेकिन ये नौखंडा में इनका क्या रोल था सर? जो आप लोगों पे जो क्लेम किया गया है, तो आपका और उसमें कुछ था क्या? यानी आप किसके रोल की बात कर रहे हैं? दिलशाद जहां ने जो भी वहाँ पर लीगल इलीगल जो भी एक्टिविटी की है नौखंडा में, तो वहाँ पर आप लोगों पे FIR होना, आप लोगों का नाम आना, इसमें बता रहे हैं आपके कहीं ना कहीं वो उनको वर्गलाया गया था जिस PC पे हमला हुआ था। तो आपको इसका इल्म कैसा है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। इल्म देखिए, जहाँ तक ये बात है कि अभी जैसा मैंने कहा, सारी दुनिया जानती है कि नौखंडा का वो जो 1 एकड़ 4 गुंठे का जो पार्ट है, जहाँ निज़ाम की गद्दी मुबारक रखी हुई है, वो 1 एकड़ 4 गुंठा जो है तो निज़ाम औकाफ प्रॉपर्टी है, प्लस भारतीय पुरातत्व विभाग के भी अंडर है। आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट जिसे हम कहते हैं, या उर्दू में जिसे हम कहेंगे आसार कदीमा, उनके मातहत भी है वो। तो उनके रूल के हिसाब से, आसार कदीमा के रूल के हिसाब से जो स्ट्रक्चर है उसके 100 मीटर के दायरे में आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, आप कोई लीगल या इलीगल एक्टिविटीज़ बिना गवर्नमेंट की परमिशन के नहीं कर सकते हैं, बराबर है। उसके बाद भी बाजू में लोग वहाँ रह रहे हैं, किस तरह से रह रहे हैं? नौखंडा पैलेस की जो इमारत है, जो निज़ाम की गद्दी मुबारक है, उसके 2 रूम को जो है तो वहाँ के एक पुराने केयर टेकर, वो इलीगल है या इलीगल आई डोंट नो, जो भी है, उन्होंने अपने घर के अंदर शामिल कर लिया है। ये लीगल है या इलीगल है? सर वो तो ठीक है, आप जैसा बता रहे लीगल है इलीगल, ये सारी बातें कोर्ट में प्रूफ होंगी बिल्कुल, लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूँ सर, आपका दिलशाद जहाँ का और आपका क्या था जो कहीं ना कहीं आपका नाम उसमें आता है और आप उनके अगेंस्ट में, जैसे आपका FIR में नाम आता है, फिर आप जाके दिलशाद जहाँ पे कार्रवाई के लिए जो कोर्ट से अपील की और कहीं ना कहीं आपको कामयाबी मिली है उसमें, तो सर उसमें क्या हो सकता, आपका नाम क्यों उछला गया था वो झगड़ा में? अब ये इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको दिलशाद जा के पास जाना पड़ेगा कि भाई ऐसी क्या रीज़न थी जो हारून अंसारी के खिलाफ आप जो है तो इतना एक्टिव रहे, लीगल भी नहीं देके इलीगल भी नहीं देके, बस हारून अंसारी अटकना या हारून अंसारी गुतना, ये कोशिश के लिए जो आप किसी भी हद को जो है तो पार कर गए। लेकिन दिलशाद जा ये नहीं समझ पाए कि मैं हारून अंसारी हूँ। और आगे अगर जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो मीडिया आपसे फिर सवाल करेंगे, और कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ी तो दिलशाद जहाँ से भी है सवाल किया जाएगा। क्यों? तो उन पे FIR हुई सर, उन पे कलम कौन सी लगी फाइनल? उनके ऊपर जो डकैती की एक सबसे बड़ा ऑफेंस लगा है 395 का, 323 का और 506 का, ऐसे 3 ऑफेंस जो है तो उनके ऊपर रजिस्टर्ड किए गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा ऑफेंस 395 जो कि एक डकैती का ऑफेंस है। और आप पे जो FIR हुआ था सर, तो आप वहाँ से हमारे ऊपर जो है तो 17 कलम लगी थी, लेकिन जब मैं कोर्ट में एंटी सेपेटरी के लिए गया, मैंने मेरी बेल के लिए जब जज के पास अप्लाई किया, तो जज ने जो फरियादी है डिपार्टमेंट को से के लिए भेजा कि भाई हारून अंसारी हमारे पास जमानत के लिए आए, इनका से दिया जाए। और वो जो फरियादी जिन्होंने ये कहा था कि हमें 50 लोगों ने मारा, 40 लोगों ने मारा, लाठियों से मारा, डंडों से मारा, उनकी मेडिकल रिपोर्ट जो है तो वो पेश की जाए। जब मेडिकल रिपोर्ट वहाँ पर पेश की गई तो मेडिकल रिपोर्ट में ये देखने में आ रहा है कि
उनके जिस्म पर एक खराश भी नहीं थी, एमएलसी रिपोर्ट जिसे हम कहते हैं, जिसके बिना पर जज को सब समझ में आ गया और उन्होंने एंटीसिपेटरी एक्सेप्ट कर रिकॉर्ड के हिसाब से आप कहाँ थे साहब, वो जिस तरह झगड़ा हो जिस तारीख? 2 अप्रैल को जो है तो ये इंसिडेंट हुआ था, नौखंडा का जो प्रकरण हुआ था मारहानि का, उस वक्त जो है तो मैं बुरहानपुर में था और शाम में 10 बजे जब मुझको ये पता चला कि ज़मीर पटेल के बच्चे हमजा को जो है तो वो जख्मी है, उन्हें मार लगा और उन्हें घाटी हॉस्पिटल है, तो मैं सीधा घाटी हॉस्पिटल पहुंचा।